नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम 18वीं शताब्दी की आर्थिक स्थिति या 18वीं शताब्दी की आर्थिक प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 18वीं सदी को सामान्यतया अंधकार युग माना जाता रहा है, क्योंकि इस समय की जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं उसमें भी मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा है, जिसके कारण एक तरीके की अस्थिरता आ गई है। राजनीतिक क्षेत्र की इस अस्थिरता को आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी पतन का पर्याय माना गया है। इसलिए सामान्यतया 18वीं शताब्दी को अंधकार युग के रूप में चित्रित किया जाता है, जहाँ पर किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो इकोनॉमी है वो स्टेगनेंट हो गई है एक तरीके से। इस मत को मानने वालों में विलियम इरविन, जदुनाथ सरकार, इरफान हबीब आदि इतिहासकार आते हैं। इरफान हबीब के अनुसार भारत में पूंजीवाद विकसित होने की संभावना नहीं थी। जिस तरीके से यूरोप में वाणिज्यवाद और वाणिज्यवाद के बाद पूंजीवाद का डेवलपमेंट हुआ, उस तरीके से भारत में पूंजीवाद का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इरफान हबीब का मानना है कि ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर किसानों से लगान वसूली की दर अत्यधिक थी और उस वजह से किसानों के पास सरप्लस या अधिशेष उत्पादन नहीं बचता था, जिसके कारण उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आ सकता था। क्योंकि जब तक सरप्लस इनकम नहीं होगी तब तक न्यू टेक्नोलॉजी आने में प्रॉब्लम आएगी। आधुनिक इतिहासकारों में C.A. बेली, मुजफ्फर आलम, आंद्रे विक आदि के अनुसार इस काल में केंद्रीय शक्ति के स्थान पर प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ, जिसके कारण एक नई सामाजिक और आर्थिक पद्धति का विकास हुआ। इस समय अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख स्रोत थे, एक तो था कृषि और दूसरे थे लघु उद्योग। कृषि के बारे में बात करते हैं। कृषि इस वक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार था। केंद्रीय सत्ता क्योंकि विघटित हो चुकी थी, तो इस कारण से जागीरदार, जमींदार और स्थानीय जो अधिकारी हैं उनका उत्पादक वर्ग यानी कि किसानों पर नियंत्रण अधिक था और उन्होंने इजारेदारी प्रथा यानी कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा लगान वसूल करने के लिए इस समय पर क्या किया जाता था, कुछ ठेकेदारों को अपॉइंट कर दिया जाता था। उन्हें ठेके पर लगान वसूल करने की जिम्मेदारी दे दी जाती थी। जो ठेकेदार सबसे ज़्यादा लगान वसूली के लिए बोली लगाता था उसे यह इजारेदारी दे दी जाती थी। इसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि ठेकेदार का एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक लगान की वसूली करना होता था, तो इस कारण से इस प्रथा से किसानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगा। इस समय कृषि व्यवस्था में दो मुख्य वर्ग थे, एक तो था जमींदार और दूसरा था किसान। जागीरदारों की शक्ति इस समय पर कमज़ोर होने लगी और जमींदारों की शक्ति जो है वो मजबूत होने लगी, क्योंकि जमींदार जो है वो किसानों के सीधे संपर्क में थे। और इस समय पर जोर तलब जमींदारों की संख्या भी बढ़ने लगी। जोर तलब जमींदार उन जमींदारों को कहा गया है जो लगान भरने के अनिच्छुक हैं और जो अपने फोर्स के बल पर, अपने बाहुबल के आधार पर लगान अदा करने से शासक को या स्थानीय अधिकारियों को मना करते हैं। कृषक वर्ग इस समय पर दो प्रकार का था, एक तो था खुद काश्त और दूसरा था पाही काश्त। खुद काश्त वे किसान थे जो स्वयं या अपने परिवार की मदद से भूमि जोतते थे और स्वयं ही भूमि के स्वामी भी थे। इन्हें सरकार से लगान में रियायत मिलती थी। इस कारण ये भूमि की जुताई बाहरी मजदूरों से नहीं करवा सकते थे, क्योंकि सरकार को इस पर आपत्ति हो सकती थी। सेकंड जो कैटेगरी है किसानों की, वो है पाही काश्त। ये उस गांव की जमीन जोतते थे जहां ये स्वयं नहीं रहते थे, क्योंकि इनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी। इनके पास अपने बैल और हल जरूर होते थे। जिन जमींदारों को भूमि जोतने के लिए किसानों की आवश्यकता होती थी, वे आसपास के गांव से पाही काश्त किसानों को बुला लेते थे, क्योंकि जमींदार के पास तो बहुत विशाल पैमाने पर भूमि हुआ करती थी। कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हुई उसमें इनका योगदान ज़्यादा है, क्योंकि जो भूमि बंजर पड़ी हुई थी, बेकार पड़ी हुई थी, उन्हें कृषि योग्य बनाने के लिए पाही काश्त किसानों को आमंत्रित किया जाता था। तो ये हमने देखा जमींदार और किसान दो कृषि व्यवस्था के मुख्य वर्ग, और किसानों में भी हमने खुद काश्त और पाही काश्त इन दो अलग अलग कैटेगरीज के किसानों के बारे में बात की। कृषि उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर था।
और कुछ उत्पादों का तो निर्यात करने में भी सक्षम था, लेकिन फिर भी उत्पादन के जो साधन थे वो तकनीकी दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थे। अभी भी रूढ़िवादी साधन ही इस्तेमाल किए जा रहे थे। सेकंड जो सेक्टर है इस समय पर इकोनॉमी का, वो है लघु उद्योग। लघु उद्योगों में प्रमुख है सबसे पहले तो कपड़ा उत्पादन। सूती कपड़े का उत्पादन तो लगभग पूरे देश में होता था। अंग्रेजों के दस्तावेजों की अगर हम बात करें तो उनमें 150 से अधिक प्रकार के सूती वस्त्रों का वर्णन है, जैसे कि गुजरात में, बंगाल में, पटना में, इलाहाबाद, बनारस, मद्रास आदि जगहों पर अलग अलग तरीके के सूती वस्त्रों का उत्पादन जो है वो किया जाता था। इसके अतिरिक्त रेशम का उत्पादन बंगाल में तो होता ही था, उसके अतिरिक्त कश्मीर, आगरा, लाहौर आदि में भी रेशम का उत्पादन किया जाता था। डच व्यापारी भारतीय रेशम को जापान भेजते थे, जबकि अंग्रेज इसका निर्यात सीधे यूरोप को करते थे। ऊनी वस्त्रों का उत्पादन कश्मीर में होता था। तो इस तरीके से संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सूती वस्त्रों का, रेशमी वस्त्रों का और ऊनी वस्त्रों का उत्पादन जो है वो इस समय पर हो रहा था बड़े पैमाने पर। दूसरा इस समय पर जो मेन सेक्टर है वो है नील उत्पादन का। नील उत्पादन आगरा में, बयाना में, गुजरात, जयपुर आदि स्थानों पर किया जाता था। जब नील का विदेशी व्यापार बढ़ने लगा तो अंग्रेजों ने गुजरात और आगरा क्षेत्र तथा डच व्यापारियों ने कोरोमंडल तट पर अधिकार कर लिया। गुजरात कोरोमंडल तट दक्षिणी भारत का पश्चिमी तट है, जबकि गुजरात और आगरा, गुजरात जो है वो दक्षिणी आपके पूर्वी तट पर कोरोमंडल तट पूर्वी तट है, जबकि गुजरात है वो पश्चिमी तट पर है। अन्य जो सेक्टर्स हैं उनमें शोरे का उत्पादन होता था, क्योंकि शोरे का प्रयोग तोपखाने और बारूद में किया जाता था, और उसके अतिरिक्त धातुओं से भी संबंधित कुछ उद्योग इस समय पर फल फूल रहे थे। लघु उद्योगों के बारे में बात करने के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से इस समय पर उत्पादन जो है उस पर बाजार का प्रभाव किस तरीके से आ रहा है। क्योंकि इससे पूर्व 18वीं शताब्दी से पूर्व अगर हम बात करते हैं तो जजमानी व्यवस्था जो है वो इस समय पर कायम थी, जिसमें ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों को ग्रामीण उत्पादन का ही कुछ भाग दे दिया जाता था उनकी सेवाओं के लिए। यानी कि ये कंजम्पशन बेस्ड, उपभोग पर आधारित अर्थव्यवस्था की निशानी है। जबकि अब बाजार की प्रेरणा से उत्पादन हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए उत्पादन जो है वो किया जा रहा है। तो उसके प्रभाव के कारण ददनी प्रथा का जन्म होता है। ददनी प्रथा में खरीदारों द्वारा अग्रिम रकम या पेशगी किसानों को या शिल्पकारों को प्रदान कर दी जाती है। इस समय पर मेनली जो खरीदार हैं वो यूरोपीय कंपनीज हैं, इंग्लिश हैं, डच हैं, फ्रांसीसी, ये सब इस समय पर मुख्य खरीदार हैं। और इनके द्वारा ददनी प्रथा को शुरू किया जाने का कारण ये था कि हिंदुस्तान के कारीगर और शिल्पकार उतना अधिक उत्पादन स्वयं नहीं बढ़ा सकते थे जितनी मांग यूरोपीय व्यापारियों के द्वारा की जा रही थी, अतः उन्हें एडवांस में ही पेमेंट पहले कर दिया जाता था। दूसरा जो प्रभाव है वो है उत्पादन का स्थानीयकरण। 17वीं सदी के प्रारंभ में यूरोपीय कंपनियों के व्यापारी विभिन्न स्थानों पर जाकर खरीदारी करते थे, परंतु फिर 18वीं शताब्दी में औरंग नामक एक विशेष प्रकार के केंद्रों का निर्माण हुआ, जहाँ पे कारीगरों के समुदाय एकत्र होकर के रहने लगे। तो इस कारण से यूरोपीय व्यापारियों को उन पर्टिकुलर औरंग पर जाकर ही खरीदारी करनी होती थी, और इस तरीके से विदेशी मांग की पूर्ति होने लगी। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम कि डचों ने कासिम बाजार, जो कि बंगाल में स्थित है, वहाँ पर एक डच फैक्ट्री की स्थापना की और इस प्रकार उत्पादन के स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। भारत इस समय पे यद्यपि निर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रसिद्ध होता जा रहा था, जैसे कि सूती वस्त्र हो गया, रेशमी वस्त्र हो गया, लेकिन यहाँ पर उत्पादन के लिए जो तकनीकी ज्ञान है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था। यह बात कृषि के क्षेत्र में भी लागू होती है और यह बात लघु उद्योगों के क्षेत्र में भी लागू होती है। बैंक व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इरफान हबीब के अनुसार मुगल काल में न केवल बैंक व्यवस्था विकसित हो चुकी थी, बल्कि मंडियों में वाणिज्य पत्र, यानी कि जिसे हम हुंडी भी कह सकते हैं, और इसके साथ साथ बीमा व्यवस्था यानी कि इंश्योरेंस भी प्रचलित होने लगे थे। यानी कि व्यापारिक माल का इंश्योरेंस इस समय पर भी किया जाता था। 18वीं सदी में इनका प्रयोग और अधिक बढ़ गया और यह यूरोपीय कंपनियों की जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं उनसे साफ जाहिर होता है। इस समय व्यापार की वस्तुओं और जहाजरानी के लिए बीमा प्रणाली का प्रयोग किया जाने लगा था। महाजन वर्ग जो था वो मेनली बैंकर्स के रूप में कार्य
करते थे, यानी कि किसी को धन उधार देना ब्याज पर, या किसी से वापस लेना, या किसी का डिपॉजिट रखना, ये सब कार्य महाजनों के द्वारा किए जाते थे। व्यापारिक भुगतान के लिए हुंडी एक प्रमुख साधन थी। हुंडी एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता था जिसमें यह लिखा हुआ होता था कि कोई पर्टिकुलर हुंडी जो है वो कितना रुपया जो है वो कैरी कर सकती है। जैसे कि बंगाल के एक व्यापारी के द्वारा हुंडी बनवाई गई किसी महाजन के पास, और उसके बदले में उस महाजन को उतने रुपये प्रदान कर दिए गए। तो अगर बंगाल का वो व्यापारी दक्षिणी भारत पहुंचता है तो उसे उतना कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस हुंडी के माध्यम से ही वह अपनी खरीदारी कर सकता है, अपना व्यापार कर सकता है। यूरोपीय कंपनियों का भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं। हिंदुस्तान के वाणिज्यिक क्षेत्रों का जो महत्व है अब वो उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर घटने लगा या बढ़ने लगा। जैसे बंगाल जो है वो उसका महत्व विश्वव्यापी हो गया क्योंकि वो तटीय क्षेत्र पर स्थित था और वहाँ से व्यापार करना यूरोपियंस के लिए ज़्यादा आसान था। आंतरिक व्यापार अब कम हो गया और उसका स्थान यूरोप के विदेशी बाजारों ने ले लिया। यानी कि भारत में आंतरिक रूप से जो व्यापार हो रहा था एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में, उसकी जगह अब यूरोप के विदेशी बाजारों ने ले ली। समुद्र तट तथा आंतरिक व्यापारिक मार्गों पर अंतर क्षेत्रीय व्यापार बढ़ने के कारण भारत में इस समय पर आर्थिक एकीकरण के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि सब जगहों से सब तरीके की चीज़ें जो है वो निर्यात की जा रही हैं और एक तरीके का आर्थिक एकीकरण जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। निष्कर्ष अगर हम देखें कि 18वीं शताब्दी की इकोनॉमिक कंडीशंस किस तरीके की थी, तो इस समय पे भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो विश्व के बाजारों से जुड़ने लगी। उत्पादन उपभोग आधारित होने के बजाय अब बिक्री आधारित होने लगा। कुछ परंपरागत उत्पादन व व्यापार के केंद्रों का पतन हुआ, परंतु उनकी जगह पर नए उत्पादन और व्यापार के केंद्रों का उदय हुआ। परंपरागत उत्पादन और व्यापार के केंद्रों के पतन की वजह से ही एक कारण यह भी है कि इस कारण से 18वीं शताब्दी को स्टेगनेंट या डार्क एज के रूप में देखा जा सकता है। इन सब डेवलपमेंट्स के बावजूद उत्पादन व्यवस्था जो है उस पर जाति प्रथा का प्रभाव जो है वो बना हुआ फिर भी कायम रहा। तो इस तरीके से हमने बात की 18वीं शताब्दी की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, किस तरीके से एग्रीकल्चर पर इसका इम्पैक्ट आता है, लघु उद्योगों पर किस तरीके से इम्पैक्ट आता है, और बाजार आधारित व्यवस्था होने के कारण कौन सी नई प्रथाएं जैसे कि ददनी प्रथा है या फिर उत्पादन का स्थानीयकरण है और इस हेतु ओरंगों का निर्माण है, इस तरीके के जो डेवलपमेंट्स होते हैं उनके बारे में हमने बात की। धन्यवाद।